वेलकम टू अस्मिता ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखने वाले हैं बाल महाभारत का पाठ 10वां लाख का घर। इस लेसन में हम लोग शब्दार्थ देखेंगे एंड इसका समरी। नाउ बाल महाभारत कथा पाठ 9वां लाख का घर। शब्दार्थ है डाह मीन्स जलन, सलाह राय, अकाल असमय, स्नेह पार, दलील तर्क, निशंक मीन्स बिना डर या शंका के, विरुद्ध किसी के खिलाफ, प्रबंध इंतज़ाम, कुमंत्रणा गलत योजना बनाना, चौकन्ना सावधान, अंकुश इसका मतलब है नियंत्रण, कुमार्ग गलत रास्ता। अभी देखेंगे हम लोग लेसन और उसके समरी जो भी कुछ डिफिकल्टीज है उसको हम लोग देखेंगे। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा के में उसका मामा शकुनी और कर्ण सह कलाकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजे से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनके कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। दुर्योधन उसके पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र। जो दुर्योधन को पता था उनका दुर्योधन की वो कुराह मीन्स बुरा कर रहा है पांडवों के साथ, फिर भी वो उनके साथ दे रहे थे, क्योंकि उनको इतना ये नहीं था, शक्ति नहीं थी कि वो उनको नहीं बोल सके। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाली मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार। अभी लोग बोलने लगे थे वहाँ पे गांव में जो लोग थे उनके राज्य में कि अभी तो जो गद्दी पे बैठेगा उनको राज संभालेगा, उसको वो तो युधिष्ठिर ऐसा ये है राजकुमार जो राज्य संभाल सकता है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे, और अभी पितामह भीष्म का ही ये कर्तव्य है कि सारा जो राज्य का भार है धृतराष्ट्र से निकाल के उनको युधिष्ठिर को देना चाहिए। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो पांडव की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। पूर्ववासी मीन्स गाँव राज्य के लोग। जन्म से दिखाई न देने के कारण अब बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। अगर हम लोगों को राज्य नहीं मिला तो ये हम लोग नहीं सह पाएंगे। आप तो अंधे थे तो इसलिए आपको राजा नहीं बनाया था। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजानन भी उसे बहुत चाहते थे। तो धृतराष्ट्र उसको सोच में पड़ गया कि अभी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही धर्मानुसार चलने वाला था और सबसे समान स्नेह करता था। गरीब हो, रिच हो या कोई भी बंदा हो, कोई भी उनके राज्य का नागरिक हो, उसके साथ एक साथ ही व्यवहार करते थे। गुणवान भी बहुत थे। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारनावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात हमारे कुछ बिगाड़ नहीं होगा। तो दुर्योधन ने बोला धृतराष्ट्र की, एटलीस्ट आप एक ही काम करो कि उनको वारनावत के मेले में भेज दो। इस बीच अपने पिता और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे।
उनके कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। और वो समझाने लगे, शकुनी का जो मंत्री था, कर्णिक नाम का ब्राह्मण, वो धृतराष्ट्र को सिखाने लगा कि सब कुछ चीज़ें बताने लगा कि कैसे दुर्योधन ठीक है और दुर्योधन सही है और बाकी वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इसी कारण अभी से चौकन्ना हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। तो फिर उसने बात छेड़ दी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र कि आप एक काम करो कि उनको वारणावत भेज दो, तो हम लोग यहाँ से हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक दुर्योधन का राज्याभिषेक हो गया होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। फिर इतने दबाव डालने पर दुर्योधन ने फाइनली बोल दिया कि ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं। दुर्योधन की पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता के और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। ये सारी उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र वहाँ जाने की अनुमति मांगी। जो दुर्योधन के सारे जो उसके मित्र थे, जो भी उसके सहकारी थे, उन्होंने पांडवों को ललचाया कि अभी वारणावत में जो एक भारी मेले वाला है वो उसकी बहुत शोभा देखने लायक होगी। तो उनको भी पांडवों को वैसे लगा कि एक्चुअली उत्सुकता हो गई उनको वहाँ जाने की। तो उन्होंने खुद ही आके धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। अभी उन्होंने सारे पांडव और माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए और उन्होंने भीष्म से वगैरह आदि से लेकर विदा ली। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा नहीं रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे। तो उन्होंने उनको कि वो यहाँ फिर से नहीं आए, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगे। उसने अपने मंत्री पुरुषन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी में जो सबसे ज़्यादा फास्ट हो, ऐसे रथ पर बैठकर पुरोचन पहले पांडवों से पहले ही वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। तो उन्होंने वहाँ गए और घर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उस मिट्टी के साथ उन्होंने सन, घी, मोम, तेल ये सारी चीज़ें मिलाई जो कि जल्दी आग पकड़ लेती हैं। एक सुंदर भवन बनवाया। इसी बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए और एक जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरव पर भी कोई दोष न लगा सके। तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि थोड़े दिनों के लिए पांडवों को वहाँ पे लाख के भवन में निशंक रूप से रहने दो कि उनको कोई भी शंका नहीं आनी चाहिए, और एक दिन रात में देख के वहाँ पे आग जला देंगे तो वो सारे पांडव वहाँ पे भस्म हो जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।